जैसा कि अभी इस समय का जो परिवेश बना हुआ है, इसमें हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। और अभी हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हम क्या करें कि हमारा एग्ज़ाम बेटर हो जाए 2022 का। तो उसके लिए हमारे दिमाग में एक बात आती रहती है कि हम क्या कर दें कि हमारा चैप्टर क्लियर हो जाए, या हमें ये पता चल जाए कि हम अपने चैप्टर को दोहराएं कैसे, अगर दोहरा लिए हैं तो उसकी नोट्स को कैसे क्लियर करें कि हमें क्या चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक चैप्टर अगर हम पहला ही लेते हैं, क्लास 12 का ही हम फिजिक्स का अगर हम पहला चैप्टर लेते हैं जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें ये हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में है क्या। तो सबसे पहला है आवेश, सबसे पहले आवेश है यानी चार्ज है। और चार्ज जो बनते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, स्थानांतरण से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में दो तरह का चार्ज बन जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनते हैं यानी धनावेश बनते हैं। एक नेगेटिव चार्ज बनता है जिसे हम ऋण आवेश कहते हैं। देखिए, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु से, अगर ये वस्तु है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो ये खुद वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, धन चार्ज आएगा। और अगर यही वस्तु बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस आवेश पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आपके पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी यानी पदार्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो बनेगा आपको नेगेटिव चार्ज। ये आपको जानना पड़ेगा। इसी से संबंधित एक सूत्र बन जाएगा आपका कि आवेश मान इलेक्ट्रॉन संख्या पे एक संबंध बनेगा और वो होगा Q बराबर Ne। ये आपकी चार्ज हो जाएगी, ये सूत्र हो जाएगा। यानी आप इस सूत्र पे सवाल लगाना सीख लें। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये टॉपिक हो गई जिस पे आपको बात करनी है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता आपको क्या बनाएगी, ऋण चार्ज बनाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी आपको बना देगी धन चार्ज। अब एक बात और सोचते हैं कि और इसमें क्या स्पेशल है। तो स्थिर वैद्युत आवेश के कारण जो वैद्युत आवेश है आपका, ये और क्या बना सकता है और क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या कर सकता है, उसके लिए ये है कि ये बनाता है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये फाइनल हो गया कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी परमाणिक आवेश यानी छोटे आवेश का वैद्युत बल अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी किसी भी स्थान पर, तो वो हो जाएगी वैद्युत बल बटे आवेश। ठीक है, तो वैद्युत बल बटे आवेश मतलब E बराबर F/Q। ये सूत्र आपको फाइंड करने, ये सूत्र आपको समझना होगा कि इस सूत्र को हम कैसे प्राप्त करें और क्या करें। दूसरी बात,
कि इस आवेश में आपको ये समझ में आएगा कि अब ये वैद्युत क्षेत्र की राशि कैसी है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि में से आता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर प्लस चार्ज है तो उसका आवेश आगे की तरफ वैद्युत क्षेत्र बनते दिखेगा, यानी उसकी दिशा आगे की ओर होगी। और अगर ऋण चार्ज है तो उसका आवेश हमेशा उसी की तरफ दिखेगा, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ये फाइनल हो गया। और ऋण आवेश से की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है और धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की कल्पना हो गई। तो ये सूत्र आपको यूज करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बोल दिया 10 कूलाम का आवेश है, ठीक है, और उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जिस बिंदु पर लग रहा है उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उस समय F/Q0 करके आप निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग कि वैद्युत बल क्या है। वैद्युत बल यानी कूलाम बल भी कह सकते हैं आप, कूलाम बल। तो कूलाम बल के लिए आपका हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम बल है। ठीक है, अब कूलाम बल में ε0 या ε0, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये आपको मालूम होनी चाहिए, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब एक चीज़ और भी जान लीजिए, इसका मात्रक क्या है। तो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मान क्या होगा, 8.86 गुणे 10⁻⁻12, ये कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जानना चाहिए हम लोग को। अब एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये जो मान आपका है 1/4πε0, ये पूरा कांस्टेंट में आता है और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। इसके लिए जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब बीमा की बात करें, यहाँ पे अगर हम बीमा की बात करते हैं एप्सिलॉन की, तो बीमा जो हमारी आएगी वो हो जाएगी आपकी, अब कूलाम स्क्वायर के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, TA लिख सकते हैं, 2 बार है स्क्वायर कर सकते हैं। बल के लिए mL/T-2 लिख सकते हैं और ये L2 हो जाएगा। यहाँ पे m आपका आया -1 में, L -3 में, T 4 में और A 2 में। ये हमारा हो जाएगा ε0 का बीमा। ठीक है, इसको अगर हम सेट करते हैं तो m पे आएगा -1, L पे देख लीजिए यहाँ 3 दिख रहा होगा तो L पे -3, T पे 4 और A पर 2। ये निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई। अब इसमें आपको ये भी याद हो गई। अब एक बात और देखते हैं कि ये जो कूलाम बल है, कूलाम बल यानी 2 आवेशों के बीच का बल, कूलाम बल यानी 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, 2 आवेशों के बीच, आवेशों मतलब स्थिर आवेश है ना, गतिमान ना हो, 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, बल को हम कूलाम बल कहते हैं। और इसी का सूत्र है ये। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 के, यानी जो 2 आवेश रखे जाएंगे
उनके परिमाण पर निर्भर करेगा इस बल का मान। दूसरा है 1/r², यानी इनकी बीच की दूरी, दो आवेश हैं आपके और इनकी बीच की दूरी अगर r है तो ये r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा इस बल का मान क्या होगा, घटता जाएगा, यानी बल का मान घटेगा। ठीक है। तो जो कूलाम बल है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा और उसके बीच की दूरी के पर भी निर्भर करेगा, लेकिन आवेश की मात्रा बढ़ने से कूलाम बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ने से घटेगा, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होगा और ये समानुपाती होगा। दूसरी बात, अब समझेंगे कैसे कि आकर्षण प्रतिकर्षण कैसा होगा। आकर्षण प्रतिकर्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों आवेश किस प्रकृति में हैं। अगर दोनों आवेश ऋण में हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों आवेश धन में हैं तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन अगर एक धन आवेश होगा दूसरा ऋण आवेश होगा तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। यानी आवेश विजातीय प्रकृति के होंगे तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा, वो होगा आकर्षण, और अगर समजातीय आवेश प्रकृति होगी तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। ये आपको समझ में आ गई। अब ये जो बल है ये आपको क्या इसमें समझना होगा कि आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा और ये इसके मान को समझना होगा, बीमा सेट करनी होगी और इसके नियतांक मान को यूज करने आना चाहिए। ये आपकी इसमें बात होगी। दूसरी बात अगर हम करें तो ये हो गया आपका कूलाम बल की बात। अब हम लोग देखते हैं कि और हमें इस पाठ में क्या मिलेगा। एक फाइनल हुआ ना कि आपका आवेश आप पढ़ रहे हैं, आप जाने कि आवेश क्या है, आवेश बनते कैसे हैं, आवेश किसके कारण बनते हैं, ये भी आपको पता हो गया कि आवेश का मात्रक क्या होगा। मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, इसकी बीमा क्या होती है, TA होती है। ठीक है ना। अब आप लोग पढ़ लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, ये भी आप पढ़ लिए। उसके बाद आपने पढ़ा कूलाम बल। कूलाम बल में सूत्र आपने फिक्स कर लिया। ठीक, इसमें जो कांस्टेंट आए एप्सिलॉन 0, एक कांस्टेंट आया 1/4 एप्सिलॉन 0, इसके मान क्या हो गए, ये सब आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं एक नई चीज पे, एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो ऐसा ये सिस्टम है, यानी निकाय है, यंत्र माना जाता है। निकाय मतलब एक सिस्टम जो अपने आप में एक विशेष गुण रखता है, उसे निकाय में आता है। उसमें ये कहा जाता है कि दो आवेश हों और दोनों की प्रकृति विपरीत हो लेकिन परिमाण सेम हो, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से बना निकाय है ना, क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। निकाय जिसकी अल्प दूरी हो, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम हो। जैसे HCl है आपका, HCl ये आपका वैद्युत द्विध्रुव की तरह काम करेगा। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बना अल्प दूरी का आवेश, अल्प दूरी का निकाय, आवेश से बना अल्प दूरी का निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अब इसमें एक और बात आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p,
खुद में ये कैसी राशि, सदिश राशि। ठीक है, इसका मान कितना, P बराबर Q इंटू 2L। अब इसकी परिभाषा भी देनी होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की बहुत पूछी जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा द्विध्रुव किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका मात्रक अगर हम करेंगे तो कूलाम मीटर कहेंगे, बीमा कहेंगे तो LTA कहेंगे। राशि कैसी होगी, सदिश होगी। अब सदिश होगी तो उसकी कहीं ना कहीं दिशा भी होगी, तो उस दिशा के लिए ये अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो इसकी दिशा हमेशा ऋण से धन की ओर होती है, यानी ये द्विध्रुव बनेगा। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब वैद्युत द्विध्रुव का अगर हम ये विचार करें कि वैद्युत द्विध्रुव हो गया मेरा, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या कर सकता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की क्या उपयोगिता हो सकती है। तो वैद्युत द्विध्रुव जान लीजिए कि आपको वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि दो आवेशों से बना है, और आवेश अगर किसी निकाय में बने हुए हैं तो वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही। अगर वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो वैद्युत विभव भी बना सकता है। ठीक है, तो दो काम करेगा ये, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और वैद्युत विभव भी बनाएगा। तो अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की स्थिति होगी, वैद्युत क्षेत्र जो ये बनाएगा उसमें वो दो तरह के वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। एक बनाएगा कि मान लीजिए कि आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है एक प्लस Q माइनस Q का 2L दूरी का, है ना। तो ये अगर इस लाइन को सेट करें, जैसे ये लाइन अगर हम कहते हैं ये लाइन, तो ये लाइन बोली जाती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, ये अक्ष है। तो अगर इसके किसी बिंदु पर आप अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा E बराबर 1/4πε0 2p/RQ, ये हो गया अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र। यानी हम कह सकते हैं कि अपने अच्छी स्थिति में वो वैद्युत क्षेत्र जो बनाएगा वो होगा E बराबर 1/4πε0 2p/RQ। अब ये अक्ष है, इस अक्ष को छोड़ करके अगर हम इस बिंदु पे जाते हैं, इधर जाते हैं, ठीक है, तो अगर इसकी इस बिंदु पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र अगर बनेगा, ठीक है ना, तो याद रखिए कि ये जो अक्ष था हमारा, ये अच्छी स्थिति है, और तब उसी के हिसाब से ये निरक्ष स्थिति होगी। तो निरक्ष स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो होगा E बराबर 1/4πε0 p/RQ। इन दोनों के प्रूफ आपके पेपर में आते हैं, ये दोनों प्रूफ आपको पेपर में दिए जाते हैं। तो एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति का एक नाम और बोला जाता है, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। अब ये दोनों तो मान लीजिए आपके प्रूफ आपके तैयार हो जाएंगे, बहुत आसान सा होता है, और इसके अगर आप चित्र देखेंगे तो बहुत आसानी से चित्र भी बनता है। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R है तो ये वैद्युत क्षेत्र दिखेगा अक्ष पे, और यहाँ से अगर इनकी दूरी R है तो इसका वैद्युत क्षेत्र ये दिखेगा। सो करिए कि अगर हम बीच में हो जाएं, यानी ना हम अक्ष पे पूर्ण रूप से हो ना निरक्ष में, तो बीच में जाएंगे। तो अगर इसको यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R हो आपकी,
तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा 1/4πε0 2p cos थीटा बाई RQ बनेगा। ये आपको समझ में आ गया। तो इस पे सवाल भी आप पढ़ सकते हैं, इस पे सवाल समझ सकते हैं, इसकी थ्योरियाँ कवर कर सकते हैं। अब एक बात और देखिए कि अगर हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो रियल में हमारा एक जो थ्योरी का जो आपका चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक इसका 12 और इसके अक्षपा मतलब यहाँ जाते हैं और ये बिंदु इस द्विध्रुव से r दूरी पर हो, ठीक है। तो इसके चित्र में बस इतना ही ध्यान रखना रहता है कि हम यहाँ से कैसे इसको चित्र को बनाएं। तो r+l और यहाँ पे x पर वैद्युत क्षेत्र जो बनाएंगे यही आपका प्रूफ में काम आएगा। इतने ही तरीके को लगा करके हम प्रूफ करते हैं। एक इसके कारण हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E1 निकाल लेते हैं, इसकी दिशा आगे होती है, और इसके कारण माइनस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर निकाल लेते हैं, E2 हो जाती है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा ये प्रूफ आ जाता है। उसी तरह अगर निरक्ष स्थिति की बात करें तो निरक्ष स्थिति में अगर आप ऐसे जाते हैं, यहाँ पे बिंदु R लेते हैं, ये अगर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये आप डॉट लाइन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से L दूरी है, यहाँ से भी L दूरी है, 2 L दूरी हो गई। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा आगे बनेगा और इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इधर बनेगा। दोनों के परिणामी बीच से होके जाएंगे, यानी अगर E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, तो दोनों का परिणामी में E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा करके आप जोड़ देते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये पैदा होगा। अब इसमें दूरी में अगर काउंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा r² + l²। इस वाले की भी दूरी वही हो जाएगी r² + l²। इस तरह से प्रूफ हो जाता है। एक छोटा चीज़ और आगे इसमें बच गया, वैद्युत द्विध्रुव को समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। अब इसमें देखिए, जैसे अगर हम कोई भी वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये आपके वैद्युत द्विध्रुव हो गया, प्लस क्यू का माइनस क्यू का। देखिए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र में यहाँ F बराबर क्यू ही काम करेगा और इधर F बराबर क्यू ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, दो बल के कारण आघूर्ण करेगा, रोटेट करेगा। तो उसके लिए जो सूत्र आएगा टाउ बराबर PE cos थीटा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि PE cos थीटा, सॉरी ये आपका cos थीटा नहीं बल्कि sin थीटा आएगा, क्योंकि इसका कोण जब हम लेंगे तो लंब कोण लेते हैं, तो लंब कोण लेंगे तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा, इसीलिए इसके सूत्र में आता है sin थीटा। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। अब एक सिंपल सी बात है, टाउ जो मैक्स होगा यानी बल आघूर्ण अधिकतम जो होगा उसका सूत्र होगा P, उस समय थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 हो जाएगा। और अगर टाउ मिनिमम लेना चाहते हैं तो उसका सूत्र होगा PE, तो उसके लिए हो जाएगा आपका 0 अंश, यानी थीटा बराबर 0 अंश। तो इस तरह ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे आप सवाल को, ये पेपर को तैयार करिए, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हम कैसे इसको पढ़ें और बाद में हम कितना याद करें कि हमारा आसानी से ये ठीक ठाक समझ में आ जाए और हम इसको कर सकें। यानी चैप्टर तैयार करने का ये तरीका है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, आधे घंटे लगेगा, और ये चैप्टर पूर्ण रूप से दिमाग में चलेगा। और न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।